हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका लर्न केमिस्ट्री में। और चैप्टर हम कर रहे हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिया था। उसकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो हमें पता चल गई थी, क्या से होते हैं ये, इनका कैसा नेचर होता है, कैसे हम इनको बना सकते हैं। आज हम बात करेंगे पर्टिकुलरली किसके बारे में, आर एक्स बॉन्ड के बारे में। यानी कि जो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में जो कार्बन और एक्स के बीच में, कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है, इससे उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पर क्या फर्क पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात कर रहे हैं हेलो एल्केन्स की, यानी कि एल्काइल हैलाइड्स की। यहाँ पर क्या होगा कि कार्बन की कोई चेन है तो कार्बन में आपको पता है कि सब में कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। कार्बन की मैंने एक चेन बनाई तो कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और कार्बन कार्बन की बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो पोलैरिटी यहाँ पर नहीं प्रेजेंट होती। लेकिन जब इस कार्बन की चेन के साथ कोई हेलोजन आकर जुड़ जाता है, लाइक दिस, कोई हेलोजन एटम आकर जुड़ जाता है, तो ये हेलोजन एटम इज बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, इट अट्रैक्ट्स द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ हल्का सा क्या कर देगा, अपनी तरफ पुल कर देगा, जिसकी वजह से पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। पार्शियल, फुल्ली नहीं खींचा उसने, पूरे इलेक्ट्रॉन खींचकर एनायन नहीं बना दिया और आर पे आर कैटायन बन गया, आर पॉजिटिव हो गया और दोनों और बॉन्ड ब्रेक हो गया, ऐसा नहीं होता। अपनी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट कर लेता है, इसकी वजह से पार्शियली नेगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यानी कि इस बॉन्ड के अंदर आ जाती है पोलैरिटी। तो ये बात समझ में आ रही है कि जो एल्काइल हैलाइड्स हैं, जो आर और एक्स का जो बीच का जो बॉन्ड है, उसकी नेचर कैसी है बेटा, कोवेलेंट नेचर है इसकी, कोवेलेंट नेचर है। कैसा बॉन्ड होता है, पोलर होता है कि नॉन पोलर होता है, पोलर होता है। दो पोल बन गए ना, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। पोल किस वजह से बने, पोल किस वजह से बने, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन एटम। आपको पता है कि हेलोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ये बात क्लियर हो गई। यानी कि ये अगर पोलर है तो इसके अंदर एक डाइपोल मूवमेंट होगा। डाइपोल मूवमेंट कैसे निकालते हैं, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी से निकालते हैं। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डाइपोल मूवमेंट, वेर क्यू इज द चार्ज एंड डी इज द लेंथ, मतलब चार्ज सेपरेशन का डिस्टेंस है जो, दैट इज कॉल्ड डी, राइट। डिबाई क्या होता है, इसका यूनिट होता है। तो डाइपोल मूवमेंट की अगर हम बात करें तो डाइपोल मूवमेंट का क्या ऑर्डर होगा, मतलब कि इस कार्बन के साथ अगर फ्लोरीन जुड़ा हो, अगर क्लोरीन जुड़ा हो, अगर ब्रोमीन जुड़ा हो और अगर आयोडीन जुड़ा हो, तो ऑर्डर क्या होगा पोलैरिटी का या डाइपोल मूवमेंट का। जितना हमें पता है, जो हमने पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग सी और एफ है, मान लो सी और सी एल है, सी और बी आर है और सी और आई है। इनकी मैं पोलैरिटी का ऑर्डर की अगर बात करूं तो मुझे पता है फ्लोरीन इज अ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन अ पीरियोडिक टेबल। तो जब ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो जब ये अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ पर पोलैरिटी होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होंगी। इट मीन्स ऑर्डर शुड बी दिस, बॉन्ड पोलैरिटी या डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर ये होना चाहिए। लेकिन बेटा मैंने क्यों लिखा ये आपको, ये ऑर्डर ये लिखकर इसलिए दिया है कि ये ऑर्डर गलत है। सही वाला भी लिखूंगी अभी, ये ऑर्डर गलत है। क्यों है गलत बेटा, यहाँ पे जो ये Cl है ये इससे पहले चला जाता है, यानी कि करेक्ट ऑर्डर विल बी दिस। उसका रीजन हम बात करते हैं अभी। उसका रीजन क्या है बेटा, जो डाइपोल मूवमेंट है, मैंने आपके लिए फॉर्मूला लिखा, Q इंटू डी पर डिपेंड करता है। यानी कि ये चार्ज पर तो डिपेंड करता है, और चार्ज किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, लेकिन डी यानी कि डिस्टेंस यानी कि बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसकी है, बॉन्ड लेंथ तो सबसे ज्यादा आई की है, बॉन्ड लेंथ तो सबसे ज्यादा आई की है। लेकिन जब आप फ्लोरीन से क्लोरीन की तरफ जाते हो तब एकदम से बॉन्ड लेंथ का जो डिफरेंस है वो बढ़ता है, बॉन्ड लेंथ एकदम से ज्यादा हो जाती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी कम नहीं हुई। भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर मैं बात करूं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे की तरफ जाने पर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है। ये मेरी बात समझ में आ रही है आपको,
मेरी बात ये समझ आई आपको? बॉन्ड लेंथ नीचे की तरफ इंक्रीज हो रही है। लेकिन जब हम फ्लोरीन से क्लोरीन की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो इतना ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन जो लेंथ है कंपैरेटिव टू दिस डिफरेंस कहीं ज्यादा हो जाता है। इसीलिए जो डाइपोल मोमेंट है वो CCl बॉन्ड का ज्यादा हो जाता है CF से। क्लियर हो गई बात? तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट विल बी दिस। इसको नोट डाउन करेंगे, ठीक है, जिसे हम एक्सेप्शन कहते हैं। इसका एक रीजन है, विदाउट रीजन कोई एक्सेप्शन नहीं होता केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। तो यहाँ पर रीजन क्या है? डाइपोल मोमेंट डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन बॉन्ड लेंथ। तो जब दोनों की बात हमने करी तो उसमें कौन जीत गया? CCl बॉन्ड जीत गया, इसीलिए CCl का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। तो हमने पहली बात क्या करी कि ये कोवेलेंट होती है इसकी नेचर, दूसरी पोलर नेचर होती है, तीसरी हमने कहा कि डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वजह से पोलर नेचर होती है, और चौथी हमने क्या बात करी कि ऑर्डर ऑफ, इट इज ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट, राइट? ये बात समझ में आ गई, ये पॉइंट समझ में आ गए। नेक्स्ट हम क्या बात करने वाले हैं? नेक्स्ट हम कहेंगे कि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा। ये तो खैर आपको पता ही है, अभी हमने बात करी कि जब नीचे की तरफ जाएंगे, देखो कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ होगी, जो कार्बन का जो रेडियस है वो तो सेम ही है ना, सारे कार्बन ही है, सारे कार्बन ही है। अगर मैं लिख रही हूँ यहाँ पे CF, CCl, C और Br, C और I, तो यहाँ पे इन सब में केवल हेलोजन एटम ही तो चेंज हो रहा है। तो जब कंपेयर कर रही हूँ तो देख रही हूँ कि आयोडीन, जब आयोडीन है उसका साइज सबसे बड़ा है, बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, तो दिस विल बी द ऑर्डर। अगली बात हम बात करेंगे बॉन्ड एनर्जी की। अब हम किसकी बात करेंगे? बॉन्ड एनर्जी की। और जब आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी थी तो आपने पढ़ा था कि बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होती है बॉन्ड एनर्जी उतनी ही कम होती है। अरे भाई, बॉन्ड छोटा है, उसे तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ना, और अगर जो बॉन्ड लंबा है उसको तोड़ना आसान होगा। एक छोटी लकड़ी आपके हाथ में है, उसको तोड़ने में ज्यादा फोर्स लगेगी, और एक बड़ी लकड़ी आपके हाथ में, उसको तोड़ने में फोर्स कम लगेगी। तो वही मेथड यहाँ पर हम जब अप्लाई करेंगे, बिकॉज बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, तो बेटा ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा कि बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगी CF की, देन CCl की, देन CBr की, एंड देन CI की। ओके, क्लियर हो गया? तो ये बात हमने करी बॉन्ड एनर्जी की। बॉन्ड एनर्जी के बाद पोलैरिटी हो गया, बॉन्ड लेंथ हो गया, बॉन्ड एनर्जी होगी, और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। देखो, बॉइलिंग पॉइंट की जब हम बात कर रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है इस चीज पर कि उस मॉलिक्यूल के अंदर इंटरेक्शन किस टाइप का है, किस टाइप का इंटरेक्शन है। मैंने आपको पहले भी जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ लेक्चर्स पढ़ाए हैं, लास्ट ईयर भी पढ़ाया था, तो मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी कि बॉइलिंग पॉइंट एक्सटर्नल जो आपका एक्स्ट्रा जो किसी कंपाउंड के अंदर इंटरेक्शन होता है उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि उसके अंदर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जैसे उसके अंदर कोई डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, ये सब चीज़ें, या कोई वॉन डेर वाल फोर्स है, ये सब चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं बॉइलिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट के लिए, ठीक है। तो आप जब यहाँ पर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो अगर सिंपल सेम कार्बन की चेन है, सेम कार्बन की चेन है, तो आपके पास मान लो RF है, RCl है, RBr है, RI है, वेर R इज सेम, नंबर ऑफ कार्बन इज सेम। तो आप देख रहे हो कि जो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट होगा, भाई सबके अंदर फोर्स सेम है, सबके बॉन्ड की जो नेचर है वो कोवेलेंट है, सबके बॉन्ड पोलर हैं। किस चीज पर डिपेंड करेगी? उसके मॉलिक्यूलर मास पर डिपेंड करेगी। I का मोलर मास सबसे ज्यादा, वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन सबसे ज्यादा, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ RI सबसे ज्यादा। ये बात समझ में आई? बॉइलिंग पॉइंट में ये पहला पॉइंट समझ में आया आपको? जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा, मास इंक्रीज होगा, साइज एंड मास इंक्रीज होगा, वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, और क्या होने वाला है फिर? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। ये क्लियर हो गई बात? ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन लेकिन अगर कंपाउंड के अंदर
कार्बन मान लो सेम है। अब मैं एक पर्टिकुलर एल्काइल हैलाइड की बात करूंगी, जैसे जब हमारे पास अलग अलग हेलोजन एटम थे तब तो हमने ये वाली चीज लगाई थी। लेकिन अगर मेरे पास एक एग्जांपल है कि भाई मेरे पास ये कंपाउंड है, हाइड्रोजन लगा देते हैं आपके लिए हम यहाँ पे CH3 CH2 CH2, दिस इज 4 कार्बन। क्या है ये? क्लोरोब्यूटेन। मेरे पास क्लोरोब्यूटेन है और दूसरा कंपाउंड मेरे पास है, मान लो ये कंपाउंड A है और दूसरा कंपाउंड है मेरे पास दिस वन, ठीक है। दूसरा मेरे पास ये है 2 मिथाइल क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। मेरे पास दूसरा कंपाउंड ये है। अब यहां पे क्या होगा, ए और बी की अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करूं तो बेटा Cl दोनों के अंदर है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास अगर चेक करूं तो दोनों का सेम आएगा, यहां पर मॉलिक्यूलर मास सेम आएगा। अगर मॉलिक्यूलर मास सेम है तब क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास क्या है बेटा? सेम है। लेकिन दीज आर आइसोमर्स, दीज आर आइसोमर, कौन से? चेन आइसोमर। तो जब ये चेन आइसोमर बना रहे हैं, ये दोनों क्या है? एक दूसरे के चेन आइसोमर है, ठीक है। ये नॉर्मल चेन है और ये आइसो चेन है। अब यहाँ पर अगर बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करेंगे तो मोलर मास तो सेम आएगा क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। तो अगर मोलर मास सेम आएगा तो अब क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ पे हो रही है ब्रांचिंग, ब्रांचिंग हो रही है। अगर ब्रांचिंग होती है, अगर ब्रांचिंग होती है बेटा तो क्या हो जाता है? सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है। देखिए ब्रांचिंग, इन ब्रांचिंग सरफेस एरिया डिक्रीजेस। सरफेस एरिया अगर डिक्रीज हो गया, सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया तो कम टेम्परेचर पर ही बॉयल होने लगेगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा? डिक्रीज हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि A का बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन B। क्या आपको ये एग्जांपल समझ में आया? A का बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन B। क्लियर है? समझ आ गई ये बात कि ब्रांचिंग से क्या होता है? सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाता है। तो अगर आपको सेम नंबर ऑफ कार्बन की चेन दे रखी है, लेकिन एक चेन आपकी नॉर्मल है, एक आपकी आइसो है, एक आपकी नियो है, तो जो नियो वाली है उसमें सरफेस एरिया और भी कम होगा, तो वहां पर बॉइलिंग पॉइंट और भी कम होगा। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा नियो का, देन आइसो का और देन नॉर्मल का। राइट? क्लियर हो गई ये चीज? अभी बॉइलिंग पॉइंट में हम एक चीज और देखने वाले हैं। ये यहां तक क्लियर हो गया। अभी हम बॉइलिंग पॉइंट ही कर रहे हैं। देखिए बॉइलिंग पॉइंट में अब क्या रह गया है। अगली बात हम यहाँ पे करेंगे, थर्ड पॉइंट लिखे बॉइलिंग पॉइंट के अंदर, कि अब अगर मैं कंपेयर करूं एल्केन और एल्काइल हैलाइड के बॉइलिंग पॉइंट का, मतलब मुझे एक एल्केन दे रखा है और एक एल्काइल हैलाइड दे रखा है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक मुझे दे रखा है CH3 CH2 CH3 और मुझे क्या है? CH3 CH2 CH2 Cl। इन दोनों का कंपेयर करो, बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करो। तो कैसे करेंगे? या मान लो मुझे एग्जाम्पल भी नहीं दिया, देखो यहाँ तो आप मॉलिक्यूलर मास से भी देख सकते हैं, पर मुझे एग्जाम्पल ही नहीं दिया, मुझे सिर्फ लिख दिया एल्केन और एल्काइल हैलाइड में से कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास है दोनों का, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। देखो अगर मैं एल्केन की बात करूं तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। बट इन दिस केस ऑफ एल्काइल हैलाइड, इन दिस केस ऑफ एल्काइल हैलाइड कोवेलेंट बॉन्ड तो बेटा है ही जब चेन बनी हुई है, लेकिन ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो कैसा है नेचर में? वो पोलर है, वो पोलर है, क्योंकि एक जगह पर कार्बन और Cl के बीच में पोलैरिटी आ गई है ना। बाकी नॉर्मल है तो एक और अलग से एक एडिशनल चीज यहां पर आ गई, दैट इज पोलैरिटी इन बॉन्ड। और इस पोलैरिटी की वजह से यहां पर क्या बन गया? यहां पर डाइपोल बन गया। क्या बन गया? पोलैरिटी की वजह से डाइपोल बन गया। इसकी वजह से स्ट्रॉन्ग पोलर इंटरेक्शन हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग पोलर इंटरेक्शन हो जाएगा और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया हो। अगर मैं एल्केन और एल्काइल हैलाइड का कंपैरिजन करूं, मॉलिक्यूलर मास अगर उनका कंपैरेबल है, तब क्या करेंगे?
तब आपको ये बात याद रखनी है कि जो एल्काइल हैलाइड है उसके अंदर जो बॉन्ड होता है वो पोलर होता है। पोलर होने की वजह से वहां पर पोलर इंटरेक्शन, स्ट्रॉन्ग पोलर इंटरेक्शन हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। एल्काइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट एल्केन से ज्यादा होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। हमने अभी 7 प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे, इधर का ही हटा देते हैं, ठीक है। थर्ड में यहां लिख देती हूं कि आर बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन आर एक्स, ऐसे कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, 8th पॉइंट हमारा होगा सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी कैसी होती है एल्काइल हैलाइड की? जो एल्काइल हैलाइड होते हैं ये जनरली क्या होते हैं बेटा? इनसॉल्युबल होते हैं। RX जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, इन वाटर, क्योंकि यहां पर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, वाटर के साथ कोई बॉन्डिंग नहीं कर रहा, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे absence ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ड्यू टू absence ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन जो ये अल्काइल हैलाइड होते हैं, दीज आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, दीज आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि फिनॉल के अंदर, टॉलिन के अंदर, इनके अंदर बेटा ये क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। अल्कोहल के अंदर, ईथर के अंदर ये सॉल्युबल होते हैं। अगली जो हमारी प्रॉपर्टी होने वाली है वो है डेंसिटी। हम डेंसिटी की बात करेंगे। डेंसिटी, अब ये डेंसिटी क्या होती है? किसी भी कंपाउंड की आप डेंसिटी निकालते हो तो डेंसिटी निकालने का क्या तरीका होता है? डेंसिटी इज मोलर मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर हो रही है बात? तो मोलर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, मोलर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। तो यहां पर RI की डेंसिटी सबसे ज्यादा, देन RBr, देन RCl। क्लियर हो रही है ये बात, है ना? मोलर मास जैसे जैसे बढ़ रहा है डेंसिटी बढ़ रही है। डेंसिटी इंक्रीजेस विद एटॉमिक मास, डेंसिटी इंक्रीजेस विद एटॉमिक मास ऑफ हेलोजन एटम, कार्बन नंबर अगर सेम है तो। अब यहां पे एक चीज और कि जो RCl होता है, RCl की जो डेंसिटी होती है वो वाटर से ज्यादा होती है। RCl की जो डेंसिटी होती है बेटा वो वाटर से ज्यादा होती है। ये क्लियर हुआ? ये एक पॉइंट भी याद रखेंगे कि जो RCl है वो वाटर के अंदर, एल्काइल जो हैलाइड क्लोराइड है वो वाटर के अंदर सिंक कर जाता है, इसकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने नोट करना है, राइट? तो ये बात की हमने डेंसिटी की। अब ये हमने जो भी डिस्कस किया, इट्स ऑल अबाउट हेलो एल्केन्स। हेलो एरीन्स की भी कुछ प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं साथ ही। तो चलिए हेलो एरीन्स की प्रॉपर्टी देखते हैं। आई होप आपको हेलो एल्केन्स बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस साइड हम हेलो एरीन्स को डिस्कस करेंगे। हेलो एरीन्स के अंदर भी आपको पता है कि जो कार्बन और हेलोजन है, कार्बन है और हेलोजन एटम है ना? सिंपल जो रिंग थी उससे एक डिफरेंस तो आ ही गया। कैसा डिफरेंस आ गया भाई? ये कार्बन की जो चेन थी उसके साथ एक हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है। अभी इसमें रिजोनेंस की बात जो हमें करनी है, जो हमें यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की बात करनी है, उससे हम 2 मिनट बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि हेलो एरीन्स के केस में अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है तो बॉइलिंग पॉइंट कैसे होता है? बॉइलिंग पॉइंट फिर से यहाँ पे बेटे मॉलिक्यूलर मास पर ही डिपेंड करेगा। बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास पे ही डिपेंड करेगा और आयोडो का बॉइलिंग पॉइंट आयोडो का ज़्यादा, ब्रोमो का एंड देन क्लोरो का होगा। यानी कि अगर आपके पास आइडोबेंजीन है उसका बॉइलिंग पॉइंट ब्रोमोबेंजीन से ज़्यादा होगा और ब्रोमोबेंजीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्लोरोबेंजीन से ज़्यादा होगा। ठीक है, ये जो हमने ऑर्डर लिखा है इट इज फॉर मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स, है ना?
मोनोहेलो डेरिवेटिव्स की हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर डाई हेलो डेरिवेटिव्स हैं, अगर डाई हेलो डेरिवेटिव्स हैं जैसे कि Cl ऑर्थो पर प्रेजेंट है, या फिर एक Cl यहाँ प्रेजेंट और दूसरा इसके मेटा पर प्रेजेंट है, एक Cl यहाँ प्रेजेंट है और दूसरा उसके पैरा पर प्रेजेंट है। इन दिस केस बॉइलिंग पॉइंट पर क्या होने वाला है? तो पैरा का बॉइलिंग पॉइंट बेटा सबसे ज्यादा होता है, पैरा का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। दिस विल बी द ऑर्डर, पैरा का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। देन 1 मिनट वेट। बॉइलिंग पॉइंट नियरली सेम ही है सबका, नियरली सेम ही है सबका, लेकिन ऑर्डर मैंने गलत लिख दिया। ऑर्थो का सबसे ज्यादा ये होता है, ऑर्थो देन पैरा एंड देन मेटा, दिस विल बी द ऑर्डर। वैसे नियरली सेम है, ऑर्थो देन पैरा देन मेटा, दिस विल बी द ऑर्डर इन केस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं मेल्टिंग पॉइंट की, मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं और हम डाई हेलो डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, तो ये आपके लिए एक बार बना देते हैं। ऑर्थो है ये, मेटा है ये और पैरा है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट होगा बेटा वो पैरा का होगा, पैरा का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, देन ऑर्थो का एंड देन मेटा का। सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट है वो किसका है? पैरा का है। स्टार कर लेंगे, रीजन लिखेंगे, बिकॉज इट इज अ सिमेट्रिक मॉलिक्यूल। कैसा मॉलिक्यूल होता है? सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होने की वजह से ये क्रिस्टल के अंदर बहुत अच्छे से फिक्स हो जाता है, अच्छे से इसके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्टिव फोर्स लगती है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस आर देयर। इस वजह से क्या हो जाता है? मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है इन केस ऑफ पैरा डेरिवेटिव। ओके, ये बात समझ में आ गई। अब हम थर्ड पॉइंट की बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की। तो सॉल्युबिलिटी आपको ये बात पता ही है कि भाई वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये क्या होते हैं? डिसॉल्व हो जाते हैं ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर डेंसिटी की बात करूं तो जो डेंसिटी है बेटा, डेंसिटी जो होती है वो आयोडो की सबसे ज्यादा, देन ब्रोमो की एंड देन क्लोरो की, ड्यू टू इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास। आयोडीन का जो एटॉमिक मास है वो सबसे ज्यादा है, तो जो आयोडो डेरिवेटिव हैं वो ज्यादा डेंसिटी वाले कंपाउंड होते हैं। तो ये हमने बात करी फिजिकल प्रॉपर्टीज की, आरएक्स बॉन्ड के नेचर की, उसके मेल्टिंग पॉइंट की, उसके सॉल्युबिलिटी की, उसकी डेंसिटी की। अब हम बात करेंगे इन्हीं ये जो नेचर है आरएक्स, उसके केमिकल नेचर की बात करेंगे कि उसके केमिकल नेचर में उस बॉन्ड का जो बिहेवियर है वो कैसे कैसे शो करता है, कौन कौन सी रिएक्शन शो करता है। जल्दी से नोट करेंगे इसको।